बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं फहद करीम। शामिल करेंगे अब तक की खास खबरें। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और अमल दरामद करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों, अमल दरामद करने वालों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ ने सानिया 9 मई पर होने वाले मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। ISPR ने बताया कि इस दिन सियासी तौर पर मुहारिक और ब्रेन वॉश्ड शेरपसंदों ने एक बगावत की। उस रोज़ जानबूझ कर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। शेरपसंद अनासिर ने जानबूझकर रियासत की मुक़द्दस अलामतों पर तोड़ फोड़ की। ISPR के मुताबिक शेरपसंद अनासिर का मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की कोशिश थी। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया और तखरीबकारों, सरगनों के साथ साथ इनके मनसूबा साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और अमल दरामद करने वालों के साथ समझौता मुमकिन ही नहीं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ ने सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की। ISPR ने बताया कि इस दिन सियासी तौर पर मुहारिक और ब्रेन वॉश शेरपसंदों ने जो किया वो नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। उनका कहना था कि कौम हम-आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में नाकाम होकर इस साजिश के मनसूबा साज, सहूलतकारों और इस पर अमल करने वालों ने मुसल्लह अफवाज और रियासत के खिलाफ नफरत की एक मज़मूम मुहिम शुरू कर दी ताकि बयानिए को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ दिया जाए और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डाला जाए। यही वजह है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और अमल दरामद करने वालों के साथ ना तो कोई समझौता हो सकता है और ना ही इन्हें मुल्क के कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त दी जाएगी। ISPR के बयान के मुताबिक 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहम है कि मुस्तक़बिल में कोई भी इस तरह के गैर ज़रूरी इक़दाम के ज़रिए हमारे हीरोज़ की यादगारों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों की बेहरमती करने की जुर्रत भी ना करे। ISPR ने कहा कि इन शरपसंद अनासर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाना था। शरपसंद अनासर का मकसद अवाम मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था। उनके मुताबिक आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का दिफा करने और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अपने अज़ाइम की तजदीद करती है। हमारे शोहदा और उनके ख़ानदान पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज़्ज़त को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। ISPR ने कहा कि आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों पर पुरज़ोर मज़म्मत करें और अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। वाज़ेह है कि 9 मई 2023 को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद फसादात के नतीजे में नुमायाँ बेअमनी देखी गई थी। 9 मई को मुश्तल अफराद की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर अस्करी तंसीबात पर हमले, जलाओ, घेराव और मुज़ाहिरे किए गए थे। इस दौरान सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो गया। लाहौर और कराची से अल्लाह के मेहमान हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। कौमी फ़िज़ाई कंपनी PIA के क़बल अज़ हज ऑपरेशन के तहत लाहौर से पहली हज परवाज़ PK 717 मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई, जिसमें 329 आज़मीन हज सवार हुए। इस मौका पर PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक ने सैयफुर रहमान को हिजाज़ मुक़द्दस रवाना किया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ हो गया। लाहौर और कराची से अल्लाह के मेहमान हिजाज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। कौमी फ़िज़ाई कंपनी PIA के क़बल अज़ हज ऑपरेशन के तहत लाहौर से पहली परवाज़ PK 717 मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई, जिसमें 329 आज़मीन हज सवार हुए। इस मौका पर PIA के चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक ने ज़यूफ़ुल रहमान को हिजाज़ मुक़द्दस रवाना किया। PIA के क़बल अज़ हज ऑपरेशन 8 जून तक जारी रहेंगे, जबकि बाद अज़ हज ऑपरेशन आगाज़ 17 जून से होगा। दूसरी जानिब कराची से पहली हज परवाज़ आज़मीन को लेकर रवाना हो गई। निजी एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर PA 176 2:15 पर रवाना हुई, जिसमें 150 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। बाद कराची ही से निजी एयरलाइन की दूसरी हज परवाज़ PF 754 मदीना मुनव्वरा के लिए 180 आज़मीन को लेकर 2:45 पर रवाना हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट की इमारत के पैगाम देते हुए कहना चाहते हैं कि शुहदा को हम हमेशा याद रखेंगे। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के हवाले से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में ये एक स्याह दिन था, एक ऐसा दिन कि जब गाजियों की यादगारों पर जो खौफनाक हमले हुए वो मनाजिर आज भी पूरी कौम के सामने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट की इमारत से पैगाम देते हैं कि हम शुहदा को हमेशा याद रखेंगे। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 9 मई के हवाले से कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में ये एक स्याह दिन था, एक ऐसा दिन जब गाजियों की यादगारों पर जो खौफनाक हमले हुए वो मनाजिर आज भी पूरी कौम के सामने हैं।
शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पार्लियामेंट की उस इमारत में काबीना के इजलास का मकसद यही है कि ये ऐवान कौम की मिल्कियत है और आपके हकूक़ की तर्जुमानी का मरकज़। आज हम पार्लियामेंट के इस बिल्डिंग से पूरी कौम को यकसूई और इत्तेहाद के साथ ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने शहदा, हीरोज़, उनके अहल खाना को न सिर्फ क़यामत तक याद रखेंगे बल्कि उनके वालिहाना यकजहती का पैगाम देते रहेंगे। उनका कहना था कि याद रखना चाहिए कि ये हमले क्यों किए गए, इसलिए कि मई 2023 में PDM की हुकूमत पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जाती रही थी। शायद ये हमले ना होते अगर ये कठपुतली हुकूमत को एक आनी तरीके से हटाया ना जाता। शायद ये हमले ना होते कि अगर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात तो ख़राबी के हवाले से आखिरी हद तक पहुँचा दिया गया, उसको PDM की हुकूमत पूरी यकसुई के साथ दोबारा बेहतर करने में दिन रात कोशिशें कर रही थी। इसके लिए ये हमले किए गए कि ताल्लुकात दोबारा उस्तवार ना हों। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 9 मई 2023 शायद ये हमले ना किए जाते कि अगर खाना काबा के मॉडल की घड़ी और जेवरात और ज़मीनों की खरीद फरोख्त और करप्शन की भरमार होती। अगर इसका नोटिस PDM की हुकूमत ना लेती तो शायद ये हमला ना किया जाता। शहबाज शरीफ का कहना था शायद ये हमला ना किया जाता अगर 190 मिलियन पाउंड में जो बदतरीन ख़यानत की गई, जो एक कौमी जुर्म था, अगर PDM की हुकूमत इसका नोटिस ना लेती तो शायद ये हमले ना किए जाते। उन्होंने कहा शायद ये हमले ना किए जाते अगर बाज़ अहम अहदों पर मेरिट से हटकर PDM की हुकूमत तकर्रुरियाँ कर देती। शहबाज शरीफ का कहना था शायद ये हमला ना होता अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस फॉरेन फंडिंग का नोटिस ना लेता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं समझता हूँ कि 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की गई बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ बगावत की गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोई जमहूरी मुल्क, कोई आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क अपने शहदा के साथ ये संगीन मजाक और उनके खिलाफ जो बदतरीन ज़ुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह जत्थे उन पर हमला आवर हुए, तो क्या कोई मुल्क बर्दाश्त कर सकता था? मैं समझता हूँ कि इसका जवाब सिर्फ साफ नफ़ी में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि अमेरिका बरतानिया में फसादियों को चाहिए कि 2007 हो चाहे वो 2021 में वहाँ पर हमले हुए, क्या इन्हें खुली छुट्टी दी गई? क्या वहाँ पर कॉलम निगारों, दानिश्वरों ने कोई तबसरा नहीं किया? उनको सजाएं नहीं दी गई? मैं समझता हूँ कि ऐसे फसादियों को जो काम के खिलाफ बिला सोच समझे और अपनी ज़ात के मकसद और अपनी ज़ात के हसूल के लिए जहाँ पर भी हमलावर हुए, कानून को अपनी गिरफ्त इनके लिए मजबूत करनी चाहिए, इनके दायरा तंग कर देना चाहिए। कि 9 मई का जो वाक़या था उसके दिलखराश मनाज़र वो पूरी कौम ने देखे, मगर आज तक जिन्होंने बगावत पर अपने जत्थों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झूठलाते हैं और झूठ के ज़रिए उन हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। वो क़यामत तक उसको आदमी बदल नहीं सकता। एक सच जो है 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सामने ऊद कर आता है, और झूठ भी जो है उसकी सारी जो हकीकत है वो कौम के सामने एक दिन आ जाती है। आज आपने वीडियोस देखी हैं किस तरह जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस साजिश, इस बगावत के मंसूबे को बनाया और साजिशों को उकसाया, और किस तरह आपने देखा कोई बस के ऊपर चढ़ कर कह रहा है कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, एक वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि आपने फ़लाँ जगह पहुँचना है। एक ख़ातून ये कह रही है कि मैं फ़लाँ जगह पहुँच गई हूँ, और फिर उसके बाद किस तरह उनको ये उकसाया गया कि आप घिलाओ जराव करें, जाके उन इदारों को आप खुदा न खासा मिसमार कर दें, जाके शहदा की कब्रों को उनकी तौहीन करें, हीरोज़ की तौहीन करें। ये देखती आँख ने ऐसे दिलखराश मनाज़र कभी नहीं देखे। दुश्मन को भी ये ज़रूरत नहीं हुई, दुश्मन को भी, कि इस तरह की वो कभी हरकत कभी सोच सकता। दुश्मन ने हमले किए, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बात तय है कि ये एक मुनज़्ज़म एक मंसूबा था बगावत का। ये पूरी तरह इसकी प्लानिंग की गई और बताया गया था उन जत्थों को आपने कब और कहाँ और किस वक़्त किस जगह पर जाकर आपने हमला करना है। तो ये एक मुनज़्ज़म जो साजिश, ये सिर्फ यही नहीं थी कि शहदा को, हीरोज़ को, इदारों को उनकी बेतौकीरी की जाए, बल्कि ये बगावत थी इदारों के ख़िलाफ़, ये बगावत थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की, लड़ाने की। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और कोई कभी मंसूबा हो नहीं सकता
کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ دشمن نے ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کوشش کی پاکستان کو الجھانے کی، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کی دعاؤں اور ان کے اتحاد اور یکجہتی اور افواج پاکستان کی ایک عظیم تربیت اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فورن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارہ کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی، یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، اپنی
उनकी बीवियां बेवा हो गईं, मगर करोड़ों जो ख़वातीन हैं वो बेवा होने से बच गईं। वो आज क्या सोचते होंगे कि उनके साथ जो किया गया 9 मई को, इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दिल खराश मनाजर कोई सोच भी नहीं सकता, ये सोच से बाहर हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात का अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मिलकर, हम बहरानों से निकाल कर मुआशी बेहतरी के लिए हम इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे, शबाना रोज़ मेहनत करेंगे, और उस रास्ते पर हम पहले ही इन 2 माह में गामजन हो चुके हैं। और मैं इस हवाले से अपने तमाम इत्तेहादी जमातों का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो काबीना का हिस्सा हैं या नहीं हैं, कि उन्होंने पूरी दिलजमी से, पूरी यकसुई से हुकूमत को सपोर्ट किया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अदालत उज़्मा का शुक्रगुजार हूँ। ख़ुद मुझे चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आज़म, अगर आपके यहाँ पर ख़जाने लुट रहे हैं और 2700 अरब रुपए की आप रकम बता रहे हैं कि जो कि अंडर लिटिगेशन है, और जो लीकेज है अरबों रुपए की, हम तैयार हैं आपकी पूरी मदद के लिए, मगर आप अपनी FBR को, अपने वकला को, अपने उनको तमाम महकमों को कहें कि वो तैयारी के साथ आएँ। हम इंशाअल्लाह आपके इन जो अंडर लिटिगेशन हैं, जो कई साल से अंडर लिटिगेशन है, उनको हम ये आपके फ़ैसले जल्द करवा के देंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से मैं आप सबका फ़र्दन इज्तमान काबीना का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मामले में जिस तरह आप पूरी तरह दिलजमी से मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अभी सऊदी अरब के हमारा जो दौरा था, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस तरह का इंतहाई प्रोडक्टिव और इंतहाई यूज़फुल दौरा मैंने कभी आज तक नहीं देखा। और आप लोग जो मेरे साथ वहाँ पर थे, आप इस बात के ऐनी शाहिद हैं। तो मेरा ये ईमान है और आपका ये ईमान है कि वेरेवर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कभी मंजिल नहीं मिलती मेहनत, मुसलसल मेहनत और अमानत के सफ़र के बगैर। फूल कभी पैदा नहीं होता कांटों में उलझे बगैर। ये एक दुनिया का एक आजमूदा राज है, इस्टेब्लिश्ड ये एक चीज़ है, कोई इसकी तरदीद नहीं कर सकता। लिहाजा अगर फूल महक पैदा करता है बाग में, तो वो कांटों से पहले गुजरता है। तो मेहनत और मेहनत ही मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है कि आप सबके साथ मिलकर हम इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को की कश्ती को मझधार से निकाल के किनारे लगाने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं। तमाम इदारे इसमें शामिल हैं, SIFC शामिल हैं, कैबिनेट शामिल है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह 9 मई की साजिश को नाकाम बनाया, इस तरह पाकिस्तान की इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को यही दुश्मनान पाकिस्तान जो दोस्त की शक्ल में इसको दोबारा पटरी से उतारने के लिए और नाकाम बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, वो इंशाअल्लाह दफन होंगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अजीम बनेगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम सुरखरू होंगे और आप सुरखरू होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इस्राइली फोर्सेस के कब्जे के बाद आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि गाजा के जनूबी इलाकों के अस्पतालों में सिर्फ 3 दिन का ईंधन है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत है। ये किल्लत उस वक्त पैदा हुई जब 2 रोज़ कबल इस्राइली फोर्सेस ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इस्राइली फोर्सेस के कब्जे के बाद आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया कि गाजा के जनूबी इलाकों के अस्पतालों में सिर्फ 3 दिन का ईंधन है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद किल्लत है। ये किल्लत उस वक्त पैदा हुई जब 2 रोज़ कबल इस्राइली फोर्सेस ने रफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से गाजा के अस्पतालों में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। आलमी इदारा सेहत का डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एज़नोम गैब्रियस ने कहा कि वो ईंधन जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत एजेंसी को बुध को गाजा में ले जाने के लिए इजाज़त मिलने की तवक्को थी, ब्लॉक कर दी गई। इस्राइली हुकाम गाजा में इंसानी इमदाद को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा गाजा के अस्पतालों में सिर्फ 3 दिन का ईंधन बाकी है, जिसके बाद अस्पतालों की सर्विसेज बंद हो जाएंगी। इसराइल ने हमास को शिकस्त देने के लिए रफा पर बड़े हमले की धमकी दी है। इसराइल का ख्याल है कि हमास रफा पर छुपे हुए हैं। वाज़ेह है कि इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में अब तक 34,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है, जबकि गाजा की तकरीबन पूरी आबादी को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया गया है। गाजा के जनूबी हिस्से में वाक़ रफ़ा एक छोटा सा शहर है जहाँ 15 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को पनाह हासिल है। रफ़ा तकरीबन 37 एकड़ पर फैला है और इस वक्त वहाँ सूरत हाल इतनी संगीन है कि जहाँ 15 लाख अफराद को एक छोटी से इलाके में रहने पर मजबूर किया गया है।
اسرائیلی افواج نے اپنے تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو رمضان تک کی مہلت دی ہے، ورنہ وہ رفح میں داخل ہو جائیں گے۔ غزہ کے جنوبی شہر پر زمینی حملے کا خطرہ، جبرین خلا اور موت کا خوف 15 لاکھ سے زائد بے گھر فلسطینیوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ کے شہر رفح پر بڑا حملہ کیا تو وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ جو بائیڈن نے حال ہی میں امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیا، جہاں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اسرائیل کو فراہم کرنے والے امریکی ہتھیار غزہ میں عام شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ کے شہر رفح پر بڑا حملہ کیا تو وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک دیں گے۔ جو بائیڈن نے حال ہی میں امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انٹرویو دیا، جہاں انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اسرائیل کو فراہم کرنے والے امریکی ہتھیار غزہ میں عام شہریوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران 226 اور 900 کلو گرام سے زائد بارودی مواد کی ترسیل کا بھی ذکر کیا۔ جو بائیڈن نے کہا ان بموں سے شہریوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے واضح کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے رفح پر حملہ کیا تو میں ہتھیار فراہم نہیں کروں گا جو ماضی میں رفح یا اس طرح کے حالات میں آپریشن کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ امریکی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کا یہ اعتراف کہ غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے لیے امریکی بام استعمال کیے گئے، غزہ تنازع میں امریکہ کی شمولیت واضح ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ رفح میں اسرائیل کے زمینی حملے کے خدشے کے پیش نظر امریکہ نے اسرائیل کو بارودی مواد کی کھیپ کی ترسیل روک دی تھی۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا تھا کہ کھیپ میں 900 کلو گرام سے زائد بارودی مواد اور 226 کلو گرام سے زائد بارودی مواد شامل تھے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے بین الاقوامی خدشات کو نظر انداز کرتے ہوئے رفح پر بڑے زمینی آپریشن کا اعلان کیا۔ 7 مئی کو اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان فلسطینی سائٹ پر رفح کراسنگ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ رفح کراسنگ کی بندش کا مطلب ہے غزہ کے لیے 2 اہم امدادی راستے بند ہو چکے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں اب تک 31,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے، جبکہ غزہ کی تقریباً پوری آبادی کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے جنوبی حصے میں واقع رفح ایک چھوٹا شہر ہے جہاں 15 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کو پناہ حاصل ہے۔ رفح تقریباً 37,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اس وقت وہاں صورتحال اتنی سنگین ہے کہ جہاں 15 لاکھ افراد کو ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کے ساتھ پاکستان سپر لیگ PSL کے 10ویں ایڈیشن کے ٹکراؤ سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ پہلا فائدہ ڈرافٹنگ ٹیبل میں دکھائی دے گا، وہ ایسے کہ جن نامور غیر ملکی پلیئرز کو انڈین پریمیئر لیگ میں نہیں چنا جائے گا وہ PSL کے لیے دستیاب ہوں گے، کیونکہ بورڈ کی جانب سے PSL ونڈو کے دوران بین الاقوامی میچز شیڈیول نہیں رکھے جاتے۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL کے ساتھ پاکستان سپر لیگ PSL کے 10ویں ایڈیشن کے ٹکراؤ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پہلا فائدہ ڈرافٹنگ کے عمل میں دکھائی دے گا، وہ ایسے کہ جن نامور غیر ملکی پلیئرز کو انڈین پریمیئر لیگ IPL میں نہیں چنا جائے گا وہ PSL کے لیے دستیاب ہوں گے، کیونکہ بورڈ کی جانب سے IPL ونڈو کے دوران بین الاقوامی میچز شیڈیول نہیں رکھے جاتے۔ حال ہی میں IPL کے دوران متعدد غیر ملکی پلیئرز نے میچز نہ ملنے پر شکوہ کیا تھا، اس دوران PSL ہوئی تو وہ تمام کرکٹرز PSL کا رخ کریں گے۔ دوسرا فائدہ براڈ کاسٹنگ کی صورت میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، کیونکہ IPL کے زیادہ تر میچز ہائی سکورنگ ہوتے ہیں جہاں باؤلرز کے لیے پچ پر کچھ نہیں ہوتا، جبکہ PSL میں ایسا نہیں ہے، یہاں باؤلرز کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے سال 2024 کے ایڈیشن میں 34 مقابلوں میں محض 6 میچز ایسے تھے جہاں 200 یا اس سے زائد سکور بنا ہو۔ اس کے مقابلے رواں IPL ایڈیشن کے 57 میچز کے دوران 20 میچز میں 200 یا اس سے زائد رنز کا سکور بنا، جبکہ 4 میچز ایسے تھے جو 199 یا 195 مجموعے تک پہنچے۔ اس طرح 57 میچز کے دوران باؤلرز کو 1015 چھکے اور 1773 چوکے لگے۔ ٹورنامنٹ میں اب بھی پلے آف سمیت 16 میچز باقی ہیں، جن میں مزید کئی ریکارڈز بن سکتے ہیں۔ PSL کو بلے بازوں باؤلرز کے درمیان مسابقتی مقابلوں کی وجہ سے بھی ہائپ مل سکتی ہے۔ سینئر اداکار محمد نور الحسن کی جانب سے پاکستان اور ترکیہ کے پروڈکشن ہاؤسز کی جانب سے تیار کردہ مشترکہ اسلامی تاریخی ڈرامے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شوٹنگ سیٹ کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ محمد نور الحسن نے انسٹاگرام پر ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر بنائی گئی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی، جس پر صارفین نے اظہار خوشی کرتے ہوئے ان تمام تصاویر کی خوب تعریف کی۔ سینئر اداکار محمد نور الحسن کی جانب سے پاکستان اور ترکیہ کے پروڈکشن ہاؤسز کی جانب سے تیار کردہ مشترکہ اسلامی تاریخی ڈرامے سلطان صلاح الدین ایوبی کے شوٹنگ سیٹ کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو گئی۔ محمد نور الحسن نے انسٹاگرام پر ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر بنائی گئی ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی، جس پر صارفین نے اظہار خوشی کرتے ہوئے ان کی تعریفیں کی۔ اداکار کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیوز اور تصاویر دوسرے سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے بھی شیئر کی گئیں، جہاں صارفین نے محمد نور الحسن کی تعریفیں کی۔ انہوں نے انسٹاگرام پر شائقین کو ڈرامے کے لیے تیار کیے گئے شوٹنگ سیٹ دکھائے۔ انہوں نے ڈرامے کے لیے تیار کی گئی مسجد بھی دکھائی، جس سے متعلق انہوں نے بتایا کہ اب وہ حقیقی مسجد بن چکی ہے۔ محمد نور الحسن نے شوٹنگ کے دوران کھنچوائی گئی اپنی تصاویر بھی شیئر کی، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ڈرامے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اداکار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شوٹنگ کے دوران کھنچوائی گئی تصاویر اور ویڈیوز ایک ایسے وقت میں شیئر کی جبکہ ڈرامے کو حال ہی میں پاکستان میں بھی اردو زبان میں نشر کیا جانے لگا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گزشتہ ہفتے سے ہم ٹی وی پر ہفتے میں 4 دن یعنی پیر سے جمعرات تک دکھایا جاتا ہے۔ ڈرامے میں صلاح الدین ایوبی کا مرکزی کردار
اغیار غنیش نے ادا کیا ہے، جبکہ اس کے تمام مرکزی کردار ترک اداکاروں نے ادا کیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی خاص خبریں۔ مزید خبروں اور لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاک پتن ٹی وی۔